नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेल्दी इंडिया में आज बात अल्जाइमर की। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसे आम भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। अल्जाइमर रोग वैसे तो उम्र के किसी भी दौर में हो सकता है, लेकिन इसकी होने की आशंका 60 वर्ष के बाद ज्यादा होती है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं या बातचीत को भूलने की समस्या होती है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती जाती है और वह रोजमर्रा के कार्यों को करने की क्षमता खो देता है। इस दिमागी बीमारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह लगातार बढ़ती जाती है। हेल्दी इंडिया में आज समझने की कोशिश अल्जाइमर बीमारी के लक्षण, कारण क्या हैं, साथ ही आपको बताएंगे इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं एम्स न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अचल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अचल आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूरोलॉजी विभाग सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर अंशु रतोगी। बहुत बहुत स्वागत रतोगी साहब आपका भी। और चर्चा की शुरुआत श्रीवास्तव साहब आपसे करना चाहूँगा। यदि हम बात करें अल्जाइमर बीमारी की, तो इसके अल्जाइमर बीमारी सबसे पहले क्या है, दर्शकों के लिहाज से हम आम भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जैसा अभी आपने बताया कि याददाश्त से संबंधित बीमारी है। याददाश्त जो है हमारे मस्तिष्क का कार्य है, तो मस्तिष्क संबंधित बीमारी है, हम इसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं। और ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है। डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे बहुत सारे हमारे बॉडी के टिश्यूज़ डिजेनरेट करते हैं, वैसे ही ब्रेन भी डिजेनरेट करता है समय के साथ। इसमें क्या है, समय से ज़्यादा तेज़ डिजेनरेशन होता है और किन्हीं किन्हीं खास भागों का ज़्यादा डिजेनरेशन हो जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ खास प्रकार के प्रोटीन जमा होने लगते हैं, तो इससे जो है ब्रेन की फंक्शनिंग पे असर पड़ता है और उसमें सबसे ज़्यादा असर आता है याददाश्त पे। तो इसकी शुरुआती दौर में पहले याददाश्त की खराबी आती है और धीरे धीरे और ज़्यादा जो फंक्शंस हैं हमारे ब्रेन के, जैसे कुछ डिसाइड करना, जजमेंट, थिंकिंग, इन सब पे भी असर आने लग जाता है। और जैसे जैसे डिजीज़ का समय बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे ये सभी हमारी क्षमताएं समाप्त होने लगती हैं, लेकिन मुख्य असर सबसे शुरुआत में याददाश्त पे पड़ता है। ठीक है, समझना चाहूँगा डॉक्टर रतोगी आपसे। सर, अल्जाइमर बीमारी की जब हम बात करते हैं तो इसके लक्षण क्या हैं, कि ये कैसे हम पता लगाएं कि जो संबंधित व्यक्ति है उसके यदि इस तरीके लक्षण हैं तो वो अल्जाइमर रोग से पीड़ित है? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग की काम करने की क्षमता या कम होती है। तो उसका सबसे पहले लक्षण होता है मेमोरी यानी याददाश्त में फ़र्क। तो याददाश्त में फ़र्क सबको जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा बहुत होता है, पर जब परिवार वाले कहते हैं कि जैसे उनको टाइम का नहीं पता लगता कि दिन का क्या समय है, ओरिएंटेशन टू प्लेस यानी वो भूल जाते हैं कि वो अपने घर में ही हैं, मतलब कहाँ है वो ये ध्यान नहीं रहता। ओरिएंटेशन टू प्लेस एंड ओरिएंटेशन टू पर्सन यानी घर वालों को पहचानना जो है वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं, या रास्ता भूल जाते हैं, घर के अंदर ही याद नहीं रहता कि हमारा बाथरूम किधर है, किचन किधर है। तो ये सारे शुरुआती लक्षण होते हैं जो टाइम के संग धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले अल्जाइमर का जो पहला सबसे सिम्टम होता है वो याददाश्त का ही सिम्टम होता है, और धीरे धीरे जैसे डॉक्टर अचल ने बताया कि और सिम्टम्स आने लगते हैं। स्पेशली जजमेंट यानी कि सही और गलत का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है कि क्या सही या क्या गलत है। और फिर उसके बाद सिंपल चीज़ों को करने की दिक्कत आती है। जैसे अगर कोई लेडी है वो भूल जाती हैं कि खाना कैसे बनाते हैं या सब्ज़ी कैसे काटते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं। जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है मस्तिष्क से याद रखने की जो क्षमता है। मैं समझना चाहूँगा कि जब अमूमन उम्र जब बढ़ती है तो ये कहा जाता है कि याद नहीं रहता है या भूलने की आदत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या वो आदत को भी हम अल्जाइमर माने, या फिर बीमारी कुछ अलग है और उम्र के हिसाब से जो ये कमज़ोरी है ये अलग है? जैसे हम लोग एज करते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, बाल उड़ते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, स्किन में झुर्रियाँ होती हैं, वैसे ब्रेन के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो जब ये चेंजेस आते हैं तो कुछ ब्रेन की फंक्शनिंग डेफिनेटली कम होती है। बट ये बीमारी का रूप तब लेता है जब वो अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में इफेक्ट होता है, जब वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जिसको हम कहते हैं, तब ये समझा जाए कि वो बीमारी का। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात है किसी भी बीमारी की जब हम बात करें तो उसका डायग्नोज बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि सही समय पर आपको पता चल जाए तो आपके ठीक होने की जो संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अल्जाइमर के लिए समझना चाहेंगे कि अब तक ये भ्रांति या फिर ये कहा जाता था कि अल्जाइमर एक लाइलाज बीमारी है। कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन आपसे समझना चाहूँगा, क्या अल्जाइमर का स्थायी समाधान, स्थायी इलाज संभव है? ज़रूर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा हमने बताया कि डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ज़्यादातर डीजेनरेटिव डिजीज़ का अभी तक कोई इलाज है नहीं। और अगर हम अल्जाइमर के संदर्भ में बात करें तो इसमें दो चीज़ें आपने पूछी कि क्या समय से पहले जान लेने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर जान गए तो क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक समय से पहले जानने की बात है, तो अभी डॉक्टर अंशु ने बताया कि कई सारे सिम्टम जो शुरू शुरू में आते हैं, खास करके तुरंत की बात भूलना, अब कहाँ पे बैठे हैं ये भूल जाना, कहाँ खाना खाया था सुबह ये भूल जाना, तो इस तरह की चीज़ें जो रीसेंट चीज़ें हैं उसको भूलने लगते हैं लोग। ये शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर में अगर पहचान लिया हमने तो उनको कुछ टेस्टों द्वारा हमें कंफर्म करना पड़ता है। तो कुछ टेस्ट इसमें खास करके इमेजिंग यानी कि एमआरआई ब्रेन की जाती है। उसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं, जैसे कि इसमें जो प्रोटीन की गड़बड़ी होती है उसकी भी इमेजिंग अलग से की जाती है, तो उससे भी पहचानने की कोशिश की जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है शुरू में पहचान लेने की, वो आवश्यक इस बीमारी में इसलिए है कि माइल्ड और मॉडरेट स्टेज में इसमें दवाएं काम करती हैं, काफ़ी हद तक काम करती हैं। एक बार मॉडरेट स्टेट जब क्रॉस हो जाती है तो दवाएं काम नहीं करती। अच्छा, तो इसलिए आवश्यक है कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी पहचानें और उसको ट्रीट करें। आपने स्टेज का जिक्र किया, तो क्या अल्जाइमर के प्रकार भी होते हैं? प्रकार की बात हम अभी बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लें कि जो आपने सवाल पूछा था कि आखिर क्यों पहले पहचाने, तो ये उसका उद्देश्य है पहले पहचानने का, कि अगर हमने पहले पहचान लिया तो उस माइल्ड टू मॉडरेट स्टेट में हम लोग मरीज की हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आराम रहता है। लेकिन एक बार अगर उसकी सीवियरिटी बढ़ गई तो फिर कुछ हाथ में रहता नहीं। आज के समय में कुछ दवाएं जो मौजूद हैं जो लाभ पहुंचा सकती हैं, वो जैसे कि मेमेंटिन और कुछ अन्य इसी ग्रुप की दवाएं, एंटीकोलिनर्जिक दवाएं हैं, इनहिबिटर्स हैं, जो कि फायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन एक बार आप सीवियर स्टेट में पहुंचे, कुछ भी काम नहीं करता, फिर वो ऐसा लगता है कि घर वालों को ही समझाना पड़ जाता है कि भाई आप देखभाल करिए। अच्छा, अभी हाल में कुछ दवा आई है जो कि डिजीज़ को मॉडिफाई कर सकती है, एफडीए ने अप्रूव किया है उसको, लेकिन उसका उपयोग अभी उतना प्रचलित नहीं है। ठीक है। कितना काम करेगी ये भी अभी बहुत उसकी बड़ी स्टडीज़ नहीं है। एफडीए ने अप्रूव किया, कुछ स्टडीज़ के द्वारा अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी समाज में उसका क्या असर पड़ता है देखना पड़ेगा। तो ये आवश्यक है कि जल्दी पहचानें और दवा का उपयोग करें। डॉक्टर अंशु, क्या समझा जाए जो 60 बरस के से ज़्यादा के उम्र के बुजुर्ग हैं वही अल्जाइमर का शिकार होते हैं? क्या बचपन में या फिर युवावस्था में अल्जाइमर की बीमारी इस वर्ग को नहीं हो सकती? ये कुछ अंतर है देखिए, क्या? अमूमन जो है अल्जाइमर जो है मतलब बढ़ती उम्र में होता है, 60 वर्ष के बाद होता है। परंतु कुछ वैरायटी ऑफ अल्जाइमर्स या डिमेंशिया होते हैं जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं, जिनको हम प्री सेनाइल डिमेंशिया कहते थे पहले। तो ये जो जेनेटिक वैरायटी है उसमें जल्दी भी हो सकता है, बट वो नंबर बहुत कम है। तो मतलब बहुत कम नंबर्स हैं, क्योंकि जिनके अंदर कुछ परिवार होते हैं जिसमें ये जो अल्जाइमर्स है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है, और कुछ जीन्स होती हैं जो इस बीमारी को प्रीडिस्पोज करती हैं, तो उन केसेस में 60 से पहले भी हो सकता है। ओके, लेकिन इन सब के साथ साथ डॉक्टर अचल, देखिए, बुजुर्ग जो कहते हैं बुढ़ापा जो होता है वो बचपन की तरह होता है, और हम इसमें देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं वो इस तरीके की बीमारी से यदि वो पीड़ित होते हैं तो वो घर से निकल जाना या जानना समझने की क्षमता उनकी नहीं होती, अपना पता भी वो भूल जाते हैं। सीधा सा सवाल ये है कि जो अल्जाइमर से पीड़ित रोगी है उसके साथ व्यवहार किस तरीके का हो परिवार वालों के जरिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इलनेस है तो इन जनरल किसी भी इल आदमी के प्रति संवेदनापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तिरस्कृत नहीं करना चाहिए कि आप तो ये किसी काम का आदमी नहीं रहा या ऐसा, इस तरह की बात करने के बजाय ये और स्थिति को ख़राब करता है। तो ऐसी स्थिति में संवेदनापूर्ण व्यवहार रखें। ये इस बीमारी में खास करके घर के लोगों को कुछ ज़्यादा समझाना पड़ता है हम लोगों को कि आप किस प्रकार से इनको मैनेज करें।
कैसे डील करें, आगे क्या दिक्कतें आएंगी, अभी किस स्टेज में मरीज है तो क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, ये सब समझाना पड़ता है। बाद की स्टेज में तो उनको हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है, जो नहीं है वो दिख रहा है, कई लोगों को सीजर शुरू हो जाते हैं, तो ये सब बाद की स्टेज है। उस कई लोगों को पार्किंसनियन फीचर डेवलप हो जाते हैं, तो ये सब बहुत सीवियर स्टेज की बात है, उस समय तो कुछ हो नहीं सकता है किसी दवा। तो इसलिए शुरुआत में ही दवाएं देके और उस समय में मरीजों के घर वालों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह ये डिजीज़ बढ़ेगा, और अभी से ऐसा व्यवहार नहीं करें कि मरीज डिप्रेशन फील करे, और ख़ास करके शुरुआती स्टेज में अगर बार बार आप उसको कहेंगे क्या है तुमको, ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, तो और डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन से उनकी जो याद करने की थोड़ी बहुत क्षमता है वो भी और डिप्रेस होगी। तो इसलिए बेहतर है कि संवेदनापूर्ण व्यवहार रखें एक बार डिजीज़ डायग्नोसिस बन गई है तो। डॉक्टर अंशु, जब हम मस्तिष्क की बीमारियों का जिक्र करते हैं तो चूंकि ये बहुत संवेदनशील है और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उसका सही समय पर तत्काल इलाज आप शुरू कर दें, अदरवाइज उसके बहुत ज़्यादा नुकसान व्यक्ति को, मरीज को भुगतना पड़ सकता है। समझना चाहूँगा, अल्जाइमर की बीमारी क्या ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज जैसी सिचुएशन भी पैदा कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, एल्जाइमर्स जैसे हम डॉक्टर अचल ने बताया, एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये ब्रेन का डिजनरेशन होता है और समय के संग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे और बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो जिनको अल्जाइमर्स होता है उनको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, बट अल्जाइमर उस बीमारी को डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो जैसे एज बढ़ती है, स्ट्रोक होने की इंसिडेंस, ब्रेन स्ट्रोक होने की, हेमरेज की भी बढ़ती है, बट इसका अल्जाइमर से कोई डायरेक्ट लिंक या लेना देना नहीं। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग या अल्कोहल डिजीज़ हैं जो कि ब्रेन के ब्लड वेसल्स को ख़राब करती हैं या ब्रेन के वाइट मैटर को ख़राब करती हैं, उनके अंदर डिजीज़ का जो आउटकम होता है वो और ख़राब होता है और वर्स होता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ऐसी बीमारी है उनको तो और बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो देखिए, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये जो बीमारी के बारे में कहा जा रहा है कि यदि आप शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, तो फिर अल्जाइमर की जो बीमारी है ये और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है और इससे नुकसान पहुंच सकता है। एक चीज़ और कही जाती है इसको लेकर कि डिमेंशिया और अल्जाइमर, क्या ये दोनों अलग अलग बीमारी हैं या ये दोनों एक ही बीमारी है? देखिए, इनका अंतर यदि अगर ऐसा है, जैसे मैंने बताया था, डिमेंशिया जो है वो उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं डिमेंशिया को डायग्नोस करने के लिए, और उसमें सबसे कॉमन वैरायटी ऑफ डिमेंशिया जो है वो अल्जाइमर्स ही है। यानी कि 90% लोग अगर हम डिमेंशिया बोलते हैं तो वो अल्जाइमर्स ही होती है। करीबन बाकी जो 10% हैं उसमें और वैरायटीज़ होते हैं, जिसमें ब्रेन में बार बार क्लॉट होना, मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या पार्किंसन से रिलेटेड डिमेंशिया और बीमारियों से रिलेटेड। तो ज़्यादातर मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में ऑलमोस्ट सिनोनिमस यूज़ करी जाती हैं। तो यूजली जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर केसेस में अल्जाइमर्स के बारे में ही बात करते हैं, और जो भी इस बीमारी के लिए जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं या ट्रीटमेंट उपलब्ध हुई हैं वो अल्जाइमर्स के लिए एज ए प्रोटोटाइप यूज़ करी जाती हैं। डॉक्टर अचल, क्या अल्जाइमर आनुवंशिक बीमारी है या फिर ये उम्र के साथ होना एक आम बात है जो कि व्यक्ति को हो जाती है? जी, दोनों इसका बात कोई करते हैं। रिलेशन है क्या? जी, दोनों ही बात करते हैं। पहली बात कि हम लोग जैसा कि बार बार बता रहे हैं कि डिजेनरेटिव डिजीज़ है। डिजेनरेशन एक सतत प्रक्रिया है, होती ही है, हर आदमी में होती है, और इनफैक्ट भारतीय समाज में एक सठियाना एक शब्द व्याप्त है। वही मेरे मन में चल रहा जी था अभी। बिल्कुल, थोड़ा सा अब चेंज हो गया, अब रिटायरमेंट एज 65 हो गई है, तो सठियाना के बजाय 65 कहा जाना चाहिए। तो एज के साथ चेंज आता ही है। इसी तरह से मेमोरी भी चेंज होती है, कम होने लगती है एज के साथ। लेकिन ये जो प्रोसेस है डिजेनरेशन का, ये अल्जाइमर्स डिजीज़ में ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा एरियाज ब्रेन के ख़राब हो जाते हैं और वो उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए ये डिजीज़ का रूप है। लेकिन एक जो एज रिलेटेड चीज़ है, एज के साथ कुछ तो मेमोरी कम होगी, तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो उसके इलाज की बात नहीं, हम अल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। श्योरली ये ट्रीटेबल कैटेगरी का डिजीज़ नहीं है, नॉर्मल नहीं किया लेकिन इस सकता पे काम आदमी को। रिसर्च जारी है और बिल्कुल रिसर्च ऐसी जारी उम्मीद है कि क्योंकि इसको भी अब अभी इलाज बना डॉक्टर दिया अंशु ने बताया कि 90% कारण यही है। जी, जो डिमेंशिया की बीमारी है 90% कारण अल्जाइमर्स ही है। तो ये प्रोटोटाइप बना हुआ है, जो भी इलाज निकलता है वो अल्जाइमर्स के हिसाब से ही निकलता है। ठीक है। तो क्या डॉक्टर अंशु, ये जो हमारी जीवन शैली है वो एक बड़ी वजह है, या फिर जो तनाव, बढ़ता हुआ तनाव है वो एक बड़ी वजह है इसकी, या फिर परिवारों का जो विघटन है वो एक बड़ी वजह है? क्या समझा जाए इसके बढ़ने का?
कारण? देखिए, ये तीनों कारण नहीं है। देखिए, जैसे हम बता रहे हैं शुरू से कि ये डिजनरेशन है। अब जैसे हमारी 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, किसी के अंदर डिजनरेशन ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो वो एक पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने बताया, लाइफ़स्टाइल का इम्पोर्टेंस है। बिकॉज़ जैसे लाइफ़स्टाइल, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, 2 लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। तो किसी को अगर ये लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, उनके अंदर ये अल्ज़ाइमर्स होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। या जो कि लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, या स्मोकिंग करते हैं, या तम्बाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी इसकी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रेन जो है जल्दी डिजनरेट करेगा। तो एक अल्कोहलिक जो पर्सन, अल्कोहल बहुत ज़्यादा, उनका ब्रेन में डिजनरेशन ज़्यादा होगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि सब एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ठीक है ना, यानी कि खाने का मॉडरेशन, संतुलित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ है। ठीक है डॉक्टर अचल, लाइफस्टाइल की बात हमने की, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जब हम जिक्र अल्जाइमर का कर रहे हैं तो आपने कहा था कि इसके अलग अलग प्रकार भी हैं। समझना चाहूँगा वो प्रकार एक क्या होते हैं? बिहेवियरल वेरिएंट होता है। जी, स्टेजेस जैसे क्या हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेजेस तो हैं ही, तो धीरे धीरे ज़्यादा सीरियस होता चला जाता है मरीज, अंत में बेडरिडन हो जाता है, वो तो है ही। लेकिन जहाँ तक बात कर रहे थे हम लोग की वेरिएंट्स की, तो इसमें एक और वेरिएंट है जो कि अक्सर पाया जाता है, वो है बिहेवियरल वेरिएंट। उसमें अचानक से व्यवहार में परेशानी शुरू होती है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले, मेमोरी की खराबी आई, मेमोरी के अलावा उसमें व्यवहार में खराबी आ जाती है शुरुआत में ही। तो अदरवाइज तो जो नॉर्मली अल्जाइमर्स डिजीज है उसमें भी व्यवहार वाली परेशानी बाद में आ जाएगी, लेकिन इसमें शुरुआत में ही नजर आने लगती है। तो बिहेवियरल वेरिएंट कहा जाता है अल्जाइमर्स का। तो ये एक खास प्रकार है, और इसमें घर के लोगों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बिहेवियर की परेशानी है और उसको डांटना शुरू कर देंगे, ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो ये बात नहीं है, वो बिहेवियर वाला वेरिएंट है। तो उस हिसाब को समझ के, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर के लोगों की बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, डॉक्टरों के अलावा। ठीक है, इसमें आपने ये भी कहा था कि इमेज का टेस्ट होता है, मतलब लाइक एमआरआई होता है, MRI और उसके imaging थ्रू हम ये पता करते हैं कि वो कि कितना वो कुछ खास एरियाज है प्रतिशत ब्रेन के जी। जो कि डैमेज होते हैं, शुरुआत में वहीं पे डैमेज होने लगता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि यही अल्जाइमर्स हो सकता है। तो इसलिए टेस्ट करना आवश्यक है। टेस्ट ज़्यादातर पार्ट तो क्लिनिकल है, आप क्लिनिकल जजमेंट से आप बना लेंगे कि हाँ संभावना है अल्जाइमर्स की। और जैसा मैंने बताया कि डिमेंशिया का 90% कारण यही है, जी। तो मोस्ट लाइकली यही है कि आप अल्जाइमर्स डिजीज से डील कर रहे हैं। लेकिन कुछ टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं। हम लोग आनुवंशिकता की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे आनुवंशिक वाले, जैसा डॉक्टर अंशु ने बताया, उनमें पहले आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेस्ट करने से हमें पता चल सकता है। कुछ HLA उससे लिंक्ड है, जो कि अगर टेस्ट किया, ऐसे एपोई जीन है वो लिंक्ड है, तो ये सब लिंक्ड है उससे। अगर उनमें है लोगों में, तो उसमें थोड़ा पहले होने की संभावना रहेगी। ये सब रिस्क पे है, ऐसे लोग जिनमें हैं वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं अल्जाइमर्स होने के। ठीक है डॉक्टर अंशु, और एक चीज़ और मैं बताना आप चाहूँगा पूरी कि हम लोग बात कर रहे थे क्या अगर अल्जाइमर्स हो ही गया, सोना भी बड़ा ज़रूरी है इसमें। अच्छा, ऐसे नींद लोग जो, पर्याप्त लेना यस, जरूरी ये भी वही बात है, लाइफस्टाइल डिजीज है। जो लोग नींद की डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ स्टेब्लिश्ड हैं, कुछ अनस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं। सामान्य रूप से जो लोगों की आदत होती है, वो बिस्तर पर जाने से पहले वो मोबाइल पर घंटों वो स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद वो सोते हैं। तो ये आपकी नींद पूरी होनी चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 1/3 पार्ट ऑफ लाइफ जो है हमें स्लीप में गुजारना चाहिए। तो रोज हम 8 घंटे इसीलिए बात करते हैं 8 घंटे सोइए, वो आप अगले 16 घंटे की तैयारी है 8 घंटे सोना। ठीक है, तो सोना भी बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। डॉक्टर अंशु, जैसा कि डॉक्टर अचल कह रहे थे कि सही समय पर यदि इलाज नहीं किया गया तो एक सीमा के बाद ये इसका इलाज और मरीज़ को संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। समझना चाहेंगे इलाज की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या सर्जरी इसका एक ऑप्शन है, या फिर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम मरीज़ को कम से कम जो इस स्तर का है वहाँ पर रोक लें, उसको बढ़ने ना दें? क्या ये संभव है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहली चीज़ है कि अल्जाइमर में ऑपरेशन या सर्जरी का कोई रोल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे हम बीमारी को पकड़ लेते हैं। देखिए, अब क्या है कि अल्जाइमर्स का एक बहुत ही अर्ली स्टेज है जिसको हम MCI बोलते हैं, और माइल्ड और मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हम बीमारी को इस लेवल पे यहीं से हम ट्रीटमेंट शुरू करें, शायद हम बीमारी को थाम सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हम 2 तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, एक तो होती हैं जो कि एक ब्रेन में केमिकल होता है एसिटाइलकोलिन, उसका लेवल बढ़ाती है। तो उसमें 2-3 तरह की दवाई हैं, डोनापेजिल है, रिवास्ट्रिगमिन है, गैलेंटामाइन है, जो कि ये एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाती है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि
जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो आपस में अच्छा बात करें, जिसे हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो दूसरे कुछ और रिसेप्टर से एक्ट करती हैं, जिनको हम, जैसे मेमेंटीन है, वो एक दूसरा रिसेप्टर है, NMDA, उससे एक्ट करती है। तो ये कुछ दवाइयाँ जो कि हमारे पास करीबन पिछले 25 से 30 साल से उपलब्ध हैं, और ऐसा देखा गया है कि अर्ली बीमारी में, यानी माइल्ड टू मॉडरेट बीमारी में, ये कुछ मरीज़ को हेल्प करते हैं, खासकर जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उनमें हेल्प करती है और थोड़ा बीमारी को थामने की कोशिश करती है। बट जब बीमारी एक सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है, तो हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, टेंडर लविंग केयर, वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक अल्जाइमर्स के मरीज़ का इलाज करते हैं, तो साथ साथ जो केयर गिवर्स हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। उनको समझाना कि कैसे मरीज़ की देखभाल करें, और साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मरीज़ के संग दिन रात रहना उनके लिए अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। डॉक्टर अचल, भारत वो देश है जहाँ पर हमने बहुत लंबी यात्रा तय की है व्यवस्थाओं में सुधार की, स्वतंत्रता से लगा करके अब तक में। और जो स्वास्थ्य है वो एक बड़ा संवेदनशील और गंभीर मसला हमारे देश का रहा है। ऐसे में यदि हम अल्जाइमर जैसी बीमारी की बात कर रहे हैं, तो दुनिया के देशों में या दुनिया के विकसित देशों में इस तरीके की बीमारी को लेकर जब हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो क्या हमसे कुछ बेहतर तकनीक दुनिया में उपलब्ध है, या फिर अभी दुनिया का भी यही स्थिति है जो वर्तमान में अल्जाइमर जैसी बीमारी के उपचार को लेकर हमारे देश में है? जी, जैसा आपने अभी बताया कि स्वतंत्रता से अब लगभग 75 वर्ष हम लोग आगे निकल गए हैं, और ख़ास करके अगर इस बीमारी की बात करें तो इसका कोई ऐसा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट विदेशों में उपलब्ध नहीं है जो हमारे देश के चिकित्सक न दें। पूरी दुनिया में मतलब? जी बिल्कुल, हर वो चिकित्सा अल्जाइमर्स के संदर्भ में खास करके उपलब्ध है जो कि कहीं विदेशों में उपलब्ध होगी, क्योंकि आज के समय में दवाओं का अप्रूवल होता है। जैसा अभी डॉक्टर अंशुल ने बताया कि ये सिर्फ हम मेडिसिन ही दे सकते हैं, इसमें कोई सर्जिकल ऑप्शन नहीं है। तो वो सभी दवाएं जो एजेंसीज अप्रूव करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे भारत में भी जैसे FDA US में है, वैसे ही भारत में भी एजेंसी है जो ये अप्रूवल देती है। तो जैसे ही अप्रूव करती है तुरंत शुरू हो जाता है यूज़ उसका। तो ऐसी स्थिति में मैं ये एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है इस बीमारी में, खास करके कि इसके लिए हम किसी US या UK का रास्ता देखें कि कुछ इलाज और हो जाएगा। ओके लेकिन डॉक्टर अंशु, हम दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देश हैं, जो भारत के लिए कहा जाता है, और हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मा दिवस भी मनाया जाता है। मैं समझना चाहूँगा कि जब मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, तो क्या उसको लेकर कोई रिसर्च हमारे देश में चल रही है कि हम इसका कम से कम स्थायी समाधान और जल्द इसका इलाज संभव करा सकें? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस समय इसमें इस तरह की कोई रिसर्च नहीं चल रही जो कि जिससे हम बीमारी को रोक सकें या थाम सकें। जैसे डॉक्टर अचल ने बताया था कि एक दवा आई है जो पिछले साल अप्रूव हुई है US में, बट बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स के लिए अप्रूव हुई है, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो दवा इस बीमारी में काम करती भी है या नहीं करती। उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी वो चल रहा है साइंटिफिक सर्कल्स में। तो अभी हम इसके एक इलाज के लिए या इस तरह के कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट से भी दूर हैं। तो अभी इस पे काफ़ी काम करना बाकी है, और मुझे लगता है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी उत्सुक रहेगी कि कोई नया इलाज इसके लिए निकालें जिससे हम पेशेंट्स को मदद कर सकें। ठीक है डॉक्टर अचल, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और चूंकि ये भूलने की बीमारी है, दिमागी बीमारी है, समझना चाहूँगा कि रोज़मर्रा में हमारी डेली एक्सरसाइज, नियमित योग, व्यायाम, संतुलित आहार विहार, ये कितना मायने रखता है शरीर को स्वस्थ रखने में और अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचने में? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने शुरुआत में कहा कि स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, बिल्कुल वही बात है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसके लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। संतुलित आहार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। उसके बाद बात आती है एक्सरसाइजेस की। कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है 30 मिनट एक्सरसाइज। और मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जिम के तौर की एक्सरसाइज रोज़ 2-2 घंटे, 1-1 घंटे करें। वो मैं समझता हूँ कि उस पर कभी प्रोग्राम होगा तो उसमें बात करेंगे हम लोग। ज़रूरी यह है कि 30 मिनट रोज़ की एक्सरसाइज आवश्यक है। एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है करना, और संतुलित आहार तो बात किया ही हमने। तीसरी चीज़ है जो मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, सोना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप काम करते ही रहिए,
8 घंटे जरूर सोइए, क्योंकि शरीर जब रेस्ट नहीं लेगा तो वो काम नहीं कर सकता अगले 16 घंटे। ठीक है डॉक्टर अंशु, कंक्लूसिव मैसेज आपकी तरफ से। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि एक अल्जाइमर से हमें भागना या डरने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली हमें इसको जल्दी हमें रिकॉग्नाइज़ करना है, जल्दी पकड़ना है, जिससे कुछ हम ट्रीटमेंट दे सकें। और साथ में जो उनके केयर गिवर्स हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और इन पेशेंट्स को हमारे प्यार की ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला टेंडर लविंग केयर, और साथ साथ दवाई। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, कहते हैं कि जो बचपन है और जो बुढ़ापा है वो लगभग एक जैसा ही होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ध्यान के साथ हम अल्जाइमर से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो मरीज़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका हम विशेष रूप से ख्याल रखें और एक तरीके का सॉफ्ट टच देने की ज़रूरत है, बहुत धीरज के साथ उनको संभालने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से अल्जाइमर जैसे बीमारी का भी समाधान संभव है, और सही समय पर सही इलाज। तुरंत यदि आपको इस तरीके के लक्षण नज़र आते हैं तो आप पीड़ित व्यक्ति को तत्काल उपचार के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। उम्मीद करते हैं इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद अल्जाइमर जैसे बीमारी के प्रति जागरूकता का स्तर आप सभी का भी बढ़ेगा, और देश को स्वस्थ रखने में हम सभी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका सही तरीके से निभाएंगे। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अचल, डॉक्टर अंशु, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। हेल्दी इंडिया देखने के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।